नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बारे में। और हम लोग ये जानेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा तो कौन जीतेगा। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है कि आपके पास में किस प्रकार का हथियारों का जखीरा है और आप उस हथियारे के जखीरे को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे देशों के पास में जखीरा होता तो है, लेकिन वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। तो दोनों ही पहलुओं को समझेंगे कि किसकी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि इजराइल अपने आसपास के कई देशों के साथ संघर्ष में है। और इसी संघर्ष के बीच हम लोगों ने एक खास चीज़ यह देखी कि ईरान ने कई सारी मिसाइलों के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दी। तो ये चीज़ें आगे किस प्रकार जाएंगी नहीं पता। ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं तो एक तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ठीक है, बाकी इससे जुड़ी कुछ खास बातें आगे आपको और बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है इतने सारी मिसाइलों से हमला कर देना। तो इससे जुड़ी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन एक न्यूज़ जानने के बाद, दरअसल नवरात्रि के इस पावन पर्व में संस्कृति आईएएस ने आपके लिए यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज पे एक बड़ा डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज पे दिया जा रहा है, जो 5 से 10 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो इस कोर्स का लाभ उठाने के लिए आपको 9555124124 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए जो कोर्सेज इसमें शामिल हैं उनकी लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर है। तो आप लोग अपनी पसंदीदा कोर्स को ले सकते हैं, तैयारी को अच्छा कर सकते हैं और एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा सीमित समय के लिए है, तो जल्द से जल्द आपको ये ऑफर ऑप्ट करना होगा। आइए बाकी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, 180 मिसाइलें दागी गई थी, ये तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन एक खास बात यह है कि मिसाइलें दागी तो गई, लेकिन इसका प्रभाव खास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल ने अपनी सीमा पर पहले ही खासतौर पर देखा जा रहा है कि कुछ खास सिस्टम तैयार रखे हुए जो जिन्हें हम लोग डिफेंस सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो उनमें इजराइल का अपना खुद का आयरन डोम भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम भी वहाँ मौजूद थे। अब जॉर्डन का नाम आ रहा है बीच में। देखिए, जॉर्डन एक ऐसा देश है जो फिलहाल बहुत चर्चाओं में आ रहा है। चर्चाओं में इसलिए आ रहा है क्योंकि ईरान ने मिसाइलें दागी थी इजराइल के लिए, लेकिन बहुत सारी मिसाइलें ऐसी रहीं जिन्हें जॉर्डन के द्वारा खत्म कर दिया गया, यानी कि जमीन पे गिरने ही नहीं दिया गया। हालांकि अब तक जॉर्डन का कहीं नाम नहीं था, लेकिन जॉर्डन अचानक से बीच में कहानी में आ गया है और जॉर्डन को लेकर के चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले दो युद्ध हुए हैं। उन दोनों युद्धों की खास बात ये थी कि शुरू तो कहानी दो ही देशों के बीच में होती, लेकिन फिर बाद में और देश जुड़ते गए और काफिला बनता गया और विश्व युद्ध हो गया। कहानी आज भी ऐसी चल रही है। कहानी भी पूरी तरह से अलग नहीं हुई, और आज की जो हमारी कहानी है वो भी ये बताती है कि युद्ध जो है वो हुआ तो दो देशों के बीच में था, लेकिन अब चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि इजराइल पे जो हमला था वो शुरू किया गया था हमास के द्वारा। हमास गाजा पट्टी से हमला करा था। अब इन्होंने जब हमला किया तो इनका हमला कर देने के बाद में हमने ये देखा कि काफ़ी दिनों तक तो इजराइल और गाजा का संघर्ष हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में फिर ये संघर्ष थोड़ा शिफ्ट हो गया। ये संघर्ष शिफ्ट होकर के पहुंच गया फिर ये पड़ोसी मुल्क यानी कि लेबनान के पास। लेबनान के हिजबुल्ला चीज़ों से जूझे और देखा गया कि भाई जो हिजबुल्ला का हेड यानी कि जो नसरल्ला था उसकी मौत हो गई। सीधा मिसाइल इजराइल ने वहीं दाग दी। बीते दिन हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनका जो चॉपर था वो क्रैश किया गया। माना जा रहा है कि उस चॉपर क्रैश के अंदर भी मोसाद का ही हाथ है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो यमन के अंदर हूती बैठे हुए हैं वो भी लगातार इजराइल से जूझ रहे हैं। तो कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक आधे मोर्चे पर चल रहा हो। और उसी मोर्चे के बीच में एक और नाम शामिल हो जाना जॉर्डन, तो लग रहा है कि काफिला सा फिलहाल बन रहा है। और वहीं इजराइल भी अकेला नहीं खड़ा हुआ। इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है, खासतौर पर अमेरिका इसके साथ खड़ा हुआ है। सामने से नहीं है, लेकिन सपोर्ट फिर भी चीज़ों में दे ही रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, सप्लाईज भी दे रहा है। तो वहाँ पर इजराइल भी इसी वजह से डटा हुआ है। तो आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन विश्व युद्ध ना हो यही स्थिति हम लोग चाहते हैं। तो डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे। एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया कि जो ईरान से आने वाली मिसाइलें थी उनको रोक दिया, चीज़ों को अटका दिया बीच में। तो कुछ मिसाइलें जो इजराइल की ज़मीन पे गिरी थी उनसे कोई बहुत अधिक खास नुकसान नहीं हुआ है इजराइल को, ये भी देखा गया। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते जानते हैं। तो ईरान की मिसाइलों की बात सबसे पहले करते हैं। तो देखिए, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में मिसाइल थ्रेट प्रोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास हज़ारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अब देखिए, ईरान के बारे में ना पूरी दुनिया में ना कोई नहीं जानता ईरान के अलावा। ईरान की पावर किस प्रकार की है, कितनी ज़्यादा है और उसकी कौन सी मिसाइल कहाँ जाके गिर सकती है, ये बात खुद ईरान ही जानता है, कोई और नहीं जानता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ईरान अपने सभी डिफेंस प्रोग्राम्स को सीक्रेट रखता है। सीक्रेट रखने का पीछे का रीज़न दो कंट्री हैं, जिनमें पहला है इजराइल और दूसरा है यूएस। इजराइल और यूएस लगातार चीज़ों पर नज़र रखते हैं और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि ईरान अपने आप को न्यूक्लियर भी बना ले, लेकिन ईरान खुद को न्यूक्लियर कंट्री बनाना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, रोक टोक करते हैं, ऊपर से नज़र रखते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। और इसी प्रकार की रोक की वजह से हम लोगों ने यह देखा कि 2015 में एक खास समझौता होता है जिसको कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील में
ईरान को कहा गया कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे, सैंक्शंस नहीं लगाएंगे और चीज़ों में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ईरान से उन्होंने कहा कि आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे, आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेंगे। तो चीज़ें रोकने का पूरा प्रयास जो है वो किया गया है बहुत देशों के द्वारा। अब इसी वजह से क्या है कि ईरान को पता है कि मेरे साथ रोक-टोक चलेगी, मुझे परेशानी होगी, तो इसीलिए ईरान ने अपने सारे के सारे डिफेंस प्रोग्राम को सीक्रेट कर दिया। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी खास तौर पर नहीं जानता कि ईरान की कौन सी मिसाइल कहाँ जाएगी, कैसी है और कितना बड़ा ज़खीरा है इसका, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। तो अलग-अलग बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज़ मिसाइलें हैं जिनकी क्षमता भी अलग-अलग ही है। प्रत्येक प्रकार की मिसाइल की सटीक संख्या अज्ञात है, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ रीजन इसके पीछे का क्या। लेकिन अमेरिकी वायुसेना के जनरल केनेथ मैकेंजी ने 2023 में कांग्रेस को बताया कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, ये माना जाता है। अभी फिलहाल खुद इजराइल की तरफ से एक खास स्टेटमेंट दी गई है। दुनिया में ये माना जाता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन इजराइल ने खुद ये बात क्लेम की है कि ईरान ने 90% से ज़्यादा परमाणु को विकसित कर लिया है। आने वाले समय में चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं, कुछ नहीं पता है। तो चीज़ें सारी छुपी हुई हैं, छुपा छुपी वाले पूरे खेल में सारा का सारा काम कर ले रहा है ईरान। यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं। तो ईरान ने शाहब 3 मिसाइल से किया था हमला, ऐसा माना जा रहा है। अभी जो हमले हुए हैं उसके अंदर तो ईरान ने इजराइल पर नवीनतम हमले में शाहब 3 बैलिस्टिक मिसाइल के वेरिएंट का इस्तेमाल किया था। शाहब 3 ईरान की सभी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का आधार माना जाती है। इसे वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। यह 760 से 1200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और इसे मोबाइल लॉन्चर के साथ साइलो से भी दागा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी है चीज़ें, काफ़ी आपने दिया, मल्टी डायमेंशनल है आपकी ये जो मिसाइल है वो देखा जा रहा है। और लेकिन फिर भी क्या हुआ कि सक्सेसफुल बहुत अधिक नहीं हो पाई, क्योंकि हवा में ही चीज़ों को खत्म कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस मामले में खास रही। ऐसा भी माना गया कि फतेह 1 की भी भूमिका रही और फतेह 1 से भी हमले किए गए। ईरानी मीडिया ने कहा है कि जो हमले हुए हैं उनमें नई मिसाइल फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल होने का मतलब यह है कि ये मैक 5 या ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और टारगेट को हिट करती है। और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट करना भी ईजी नहीं है, क्योंकि इसका जो पैथ होता है आप इसके पैथ को नहीं समझ सकते। तो इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है तेजी से देशों के द्वारा। और ये माना जा रहा है कि फतेह 1 हाइपरसोनिक है और हमला करके इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कहती है कि इसके अंदर एक रिसर्च फेलो फैबियन हिज है, वो कहते हैं कि फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो कहीं जगह पे माना जाता है कि फतेह 1 हाइपरसोनिक है, कहीं जगह माना जाता है कि फतेह 1 हाइपरसोनिक नहीं है। लेकिन फतेह 1 हाइपरसोनिक क्यों नहीं है, ये क्यों मानते हैं समझिए। मतलब ईरान के अंदर चर्चाएं हैं कि हाँ हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे पास में है, लेकिन अलग अलग स्टडीज़ में आया कि हाइपरसोनिक नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज़ जिसको नहीं नकार सकते वो ये है कि फतेह 1 के अंदर कुछ खास चीज़ों को शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर पैतराबाजी करने योग्य कुछ खास चीज़ें शामिल हैं। तो इस प्रकार का ये वाहन है जो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है। और एक वॉरहेड है इसके ऊपर जो इसे अपने लक्ष्य की ओर गोता लगाने में के एक छोटे हिस्से के दौरान मिसाइल सुरक्षा से बचने के लिए गति को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाने में सक्षम करता है। तो जैसे कि सभी को पता है फिलहाल जो स्थिति हुई है वो क्या हुई है कि फतेह 1 से हमला भी किया गया। इजराइल ने दोनों तरफ पे अपने मोर्चे डेवलप कर रहे हैं। इजराइल जहां एक तरफ मारने वाली मिसाइल डेवलप करता है, ईरान वहां बचाने वाला सिस्टम भी डेवलप करता है, क्योंकि ये जरूरी भी है। अब आपको मारना आता हो, आपको बचाना नहीं आता हो, तो ये आपकी एक बड़ी कमी है। तो इजराइल ने दोनों पे काम किया। इजराइल ने मारने वाले पे भी काम किया है, इजराइल ने बचाने वाले पे भी काम किया। तो इसी वजह से वो अपने पास में डिफेंस सिस्टम रखता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम सामने से आने वाली मिसाइलों को खत्म कर देता है हवा में। वहीं दूसरी तरफ ये भी सिस्टम है कि इजराइल जब अपनी मिसाइलें छोड़ता है तो दूसरे देश के पास अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो नुकसान होगा ही होगा, टारगेट हिट किया ही जाएगा। जैसे कि हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ, अगर हिजबुल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करता तो क्या मिसाइल सीधा उसके घर पे आके गिरती जहां पर वो मौजूद था नसरल्लाह और सीधा उसको खत्म कर देती? नहीं, क्योंकि आप पहले उसको हवा में खत्म करने की क्षमता रखते, चीजें रोकते, लेकिन आपके पास में ऐसा नहीं था मामला। लेकिन फतेह 1 पैतरेबाजी करने वाली मिसाइल है जो चीज़ों को अपने साथ मैनेज करती है और जब उसको बचना होता है तो बचने के लिए हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया। तो इसीलिए माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। जो कहते हैं नहीं है वो कहते हैं कि फिर भी हाइपरसोनिक स्पीड ये पकड़ सकती है अगर इसको खुद को बचाना हो उस कंडीशन में। ठीक है। तो ये कुछ खास बात है ईरान के डिफेंस सिस्टम की। अब साथ साथ पढ़ते हैं इजराइल के डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो इजराइल के बारे में माना जाता है कि इसके पास वायुमंडल से बाहर जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर कम उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइल और रॉकेट, हर तरह के हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ है। यानी कि क्रूज मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हमला भी करने की क्षमता है और साथ साथ हमला रोकने की क्षमता भी है। डिफेंस सिस्टम भी इसने रखे हुए हैं। सबसे बेस्ट माना जाता है कि आयरन डोम सिस्टम इसका सबसे अच्छा है, जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है, जिससे इसकी काफ़ी सुरक्षा हो जाती है।
हालांकि जिस समय हमास ने हमला किया था तो हमास ने बहुत सारी मिसाइलें छोड़ दी थी, जिस वजह से ये माना गया था कि आयरन डोम फेल हो गया था। यहाँ पर क्योंकि समझ नहीं पाया था चीज़ों को, अचानक बहुत सारी मिसाइलें आ जाने की वजह से। तो इनका उपयोग आने वाले रॉकेट और तोपखानों के फायर को रोकने के लिए किया जाता है, आयरन डोम का। ठीक है, इसराइल के मिसाइल रक्षा संगठन के अनुसार ये कहा जाता है कि इसराइल की मिसाइल रक्षा की सबसे ये निचली परत है, यानी कि जो आयरन डोम है वो आधार माना जाता है, इसराइल का सबसे बेस्ट माना जाता है दुनिया में और आधार माना जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर ये ना हो तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो आधार के रूप में भूमिका निभाता है आयरन डोम यहाँ पे। यह वह प्रणाली है जिसका इस्तेमाल ईरान द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसराइल की मिसाइल डिफेंस में डेविड सिलोंग सिस्टम शामिल है, जो छोटी और मध्यम दूरी के खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो डेविड सिलोंग सिस्टम जो है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि डेविड सिलोंग सिस्टम क्या है। तो डेविड सिलोंग सिस्टम में हम देखते हैं कि इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और अमेरिका की रथिकॉन की संयुक्त परियोजना है। ये 186 मील दूर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। स्टनर और स्काईसेप्टर काइनेटिक हिट टू किल इंटरसेप्टर का उपयोग ये करती है। डेविड स्लिंग के ऊपर इसराइल के एरो 2 और एरो 3 सिस्टम है, जिन्हें इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर डेवलप किया है। ठीक है, तो दो चीजें समझी, आयरन डोम समझा, आयरन डोम के बाद डेविड स्लिंग सिस्टम समझा, डेविड स्लिंग के बाद अब एरो 2 और एरो 3 समझते हैं, जो कि अपने आप में बहुत खास माने जाते हैं। ठीक है, तो पहले एरो 2 पैट्रियट मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। चीजों को समझते हैं क्या है। तो एरो 2 ऊपरी वायुमंडल में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में नष्ट करने के लिए विखंडन वॉरहेड का इस्तेमाल करती है। अंतिम चरण में करती है, पहले नहीं। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों के वॉरहेड को तब निशाना बनाता है जब वे अपने लक्ष्यों की ओर गोता लगाती है, यानी कि जब लक्ष्य पे पहुंचने वाली होगी उससे पहले ही खत्म करेगी। तो एक प्रकार का मूवी टाइप सीन ये दिखाती है हमें सिस्टम, ये पता चल रहा है। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस के अनुसार एरो 2 की रेंज 56 मील और अधिकतम ऊंचाई 32 मील है। एरो 2 क्यों अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस का अपग्रेड वर्जन कहा जाता है। तो एरो 2 के बाद में एरो 3, ये अंतरिक्ष में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि वे लक्ष्य की ओर जाने के लिए वायुमंडल में फिर से प्रवेश करें तो चीजों को ये खत्म कर देता है पूरी तरह से। ठीक, चीजें क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से है दोनों देशों का अपना सिस्टम। ईरान मारने में काफी कुछ डेवलप कर चुका है अपने आप को, महारत हासिल है, मजबूत है, लेकिन बचाने में नहीं है। लेकिन इसराइल बचाने में भी है और मारने में भी है, दोनों प्रकार से वो सशक्त है। तो अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो किस तरफ मामला जाएगा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बस कुछ बड़ा ना हो, यही सब चाहते हैं। ठीक है, तो आयरन डोम सिस्टम किस देश से संबंधित है? रशिया, ईरान, चाइना या इसराइल? प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बाकी साथियों तक शेयर भी कीजिए। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।